आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ, इसकी इम्पोर्टेंस लोअर क्लासेस से लेकर हायर क्लासेस तक है और विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। जी हाँ, मैं चर्चा करने जा रहा हूँ ओजोन लेयर की, ओजोन परत की, कि कैसे इसका डिप्लीशन हो रहा है और ये पूरे ग्लोबल लेवल पर एक एनवायरमेंटल इशू बना हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं ओजोन लेयर के बारे में डिस्क्रिप्शन। ओजोन लेयर ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ओजोन गैस बनती है। ये ओजोन गैस 2 तरह के फंक्शन कर रही है हमारे एनवायरनमेंट में। एक जो ट्रोपोस्फियर में सबसे जो निचला मंडल है वहां पर ये प्रेजेंट है, वहां पर ये काम कर रही है पॉल्यूटेंट्स के रूप में, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। दूसरा, ये जो स्ट्रेटोस्फियर में जो प्रेजेंट है, जो 20 से 30 किलोमीटर के बीच में जो ओजोन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो उसे ही ओजोन लेयर कहते हैं। ये यहाँ पे जो कि स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि ओजोन लेयर पाई जाती है। तो अगर हिंदी में ऑप्शन दिए रहते हैं तो समताप मंडल दिया रहता है, क्षोभ मंडल दिया रहता है, मध्य मंडल। तो आप याद रखिएगा समताप मंडल में ये पाई जाती है, इसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोटेक्टिव लेयर्स की तरह काम करती है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये इसकी फार्मिंग कैसे होती है, निर्माण कैसे होता है। तो होता क्या है एक्चुअली में, ऑक्सीजन के अणु अल्ट्रावायलेट रेज के प्रभाव से फ्री ऑक्सीजन में टूट जाते हैं और ये ऑक्सीजन पुनः O2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन करती है। उसके बाद ओजोन गैस के अणुओं का निर्माण होता है और यही अणु मिलकर इस गैसियस लेयर का निर्माण करते हैं। अब प्रश्न उठता है इसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है, ये नष्ट कैसे हो रही है परत। तो उसके जो भी कंपाउंड्स जिनमें मोस्टली हैलोजेंस प्रेजेंट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो चाहे क्लोरोफ्लोरो मीथेन्स हो, तो वो ही इस परत के डिस्ट्रॉय होने के लिए जिम्मेदार हैं। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि O3 ओजोन का मॉलिक्यूल से ये क्लोरीन क्रिया कर रही है यहाँ पर, तो ClO क्लोरीन मोनोऑक्साइड यहाँ बन रहा है और ऑक्सीजन इससे लिबरेट हो रही है। तो इसी तरह से ये परत जो कैसी पतली होती चली जा रही है। इस गैसियस लेयर के पतले होने को ही ओजोन होल कहा गया है, ओजोन छिद्र कहा गया है। उसमें कोई छेद नहीं है बल्कि लेयर वो पतली हो गई है, इसलिए उसको ओजोन होल की संज्ञा दे दी गई है। अब इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं, जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज करते हैं उसमें देखते हैं कि आप AC एयर कंडीशनिंग जिसे बोलते हैं कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर्स जो फ्रीजर हम लोग प्रयोग करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, और फोम जो गद्दे वगैरह फोम के बनते हैं, और चीजों में जो फोम यूज होता है वो शेविंग क्रीम्स, डाइस विभिन्न प्रकार की, प्लास्टिक मटेरियल्स, डिओड्रेंट जो होते हैं, जो दुर्गंध नाशक जो बॉडी स्प्रे आते हैं उनको यूज करते हैं, हेयर स्प्रे आ रहे हैं उनका जो हम यूज कर रहे हैं, उन सब से ये गैसेस रिलीज होती हैं। तो एक्चुअली में प्रश्न ये आता है कि वो गैसेस कौन कौन सी हैं जिनसे ये आपकी लेयर डिस्ट्रॉय हो रही है, लेयर पतली हो रही है। तो आपको बताना चाहते हैं इसमें मुख्य रूप से जिम्मेदार है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हैलोजेंस, कार्बन टेट्राक्लोराइड, HFC134A। ये अक्सर PCS के एग्जामिनेशन में आता है ऑब्जेक्टिव्स के रूप में। HFC134A ओजोन लेयर के डिस्ट्रॉय के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अलावा मेथिल क्लोरोफॉर्म, CFM क्लोरोफ्लोरोमीथेन्स, फिर HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये रिसेंटली डिस्कवर्ड सब्सटेंसेस हैं जो कि इसके लिए जिम्मेदार है। फ्रियान गैस है, हेलेंस है और एक CFC12 है। ये सारी गैसेस ओजोन लेयर के पतले होने के लिए जिम्मेदार हैं, उसके यानी कि डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार हैं। तो ह्यूमन बीइंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा,
प्रश्न ये उठता है क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर ये लेयर पतली हो रही है। तो आपको बताना चाहते हैं कि ह्यूमन बीइंग के ऊपर जो इफेक्ट पड़ेगा वो बहुत सारी डिजीज से ग्रस्त हो जाएगा। जैसे सबसे कॉमन हो जाएगी स्किन कैंसर, मेलानोमा बहुत कॉमन हो जाएगा लोगों में, रेस्पिरेटरी डिजीज लोगों में बहुत ज्यादा हो जाएगी, अल्सर मिलेंगे लोगों में, कैटारेक्ट जिसे मोतियाबिंद बोलते हैं। इसके अलावा आपके जो प्लैंक्टन्स हैं, जो सूक्ष्म जलीय जीव हैं, उन पे भी निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। प्लांट्स जो आपके छोटे छोटे हैं उन पे भी निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, प्लांट टिश्यूज पे निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अब प्रश्न ये उठता है ये कैसे इफेक्ट पड़ रहा है निगेटिव। होता ये है एक्चुअली में ये सन है, सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेजेज आ रही है। तो जैसा कि बताया कि स्ट्रेटोस्फीयर में 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो यहीं पर ऑक्सीजन ओजोन गैस का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, उसी को बोलते हैं ओजोन लेयर। ये क्या करती है कि अल्ट्रावायलेट रेजेस को एब्जॉर्ब करती है, प्रिवेंट करती है उनको। उसकी वजह से क्या होता है कि जो रेजेस जो अर्थ पर आती है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है और मनुष्य जीवन जो है कैपेबल हो जाता है, उसका जीवन संभव है। इसीलिए उसके साथ साथ अन्य जीव जंतु का भी जीवन संभव हो पाता है। अगर ये लेयर ना होते, ये डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर आती तो कोई भी चीज शायद ना बचती, सारी चीजें ये वंश हो जाती। अब कौन कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको अपनाया जा रहा है इसको रोकने के लिए। तो आपको बताना चाहते हैं कि सन 1987 में 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल एक शहर है कनाडा का, वहां पे एक समझौता हुआ था विभिन्न देशों के बीच में कि ऐसे गैसेस का उत्सर्जन 2050 तक कम किया जाए जो कि इस लेयर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। इसके बाद भी समय समय पर बहुत सारे कन्वेंशन होते रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स होते रहे हैं इसको रोकने को लेकर, यानी कि जो हानिकारक गैसें एटमॉस्फेयर में जा रही हैं उसको प्रिवेंट करने को लेकर। अभी भी समय है कि मनुष्य को अपनी ह्यूमन एक्टिविटी जो कि एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है उनको कम करना चाहिए, ताकि हमारा एनवायरनमेंट सही तरीके से, बेहतर तरीके से हम लोगों के लिए अपना योगदान दे सके। वो तभी संभव होगा जब हम भी उसका ध्यान रखें, क्योंकि पर्यावरण से ही हमारा अस्तित्व है। तो जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं, एक तो ये आता है कि 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए कि हम ऐसी गैसेस कम रिलीज करें एटमॉस्फेयर में जिससे इस लेयर को नुकसान होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।